हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में मैं लेकर आया हूं जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस जो कि पहले कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसएससी, रेलवे, केवीएस या डीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चंस के साथ में मैं आपको क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा और मैंने उन्हीं फैक्ट्स को यहाँ पर लिया है जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं गारंटी देता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिंधु नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में से प्रवाहित नहीं होती है। नए मानचित्र के अनुसार सिंधु नदी लद्दाख से होकर प्रवाहित होती है और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। देखिए, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य ना होकर केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो चुकी है। तो सिंधु नदी जो है वो कश्मीर में से नहीं, लद्दाख में से होकर प्रवाहित होती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है और तिब्बत से ये लद्दाख में प्रवेश करती है और वहां से पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। यदि बात करें कि भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 1114 किलोमीटर भारत में इसकी कुल लंबाई है। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है तो गंगा नदी जो है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अब यदि हम इस सड़क सुरंग की बात करते हैं तो इसका नाम चेनानी नाशी सुरंग है और इसकी कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है। अब बात आती है कि ये कौन से हाईवे पर है तो नेशनल हाईवे 44 पर ये सुरंग स्थित है। वर्तमान में इस सुरंग का नाम बदलकर चेनानी नाशी सुरंग से श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर आरआरबी के एग्जाम में ये पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक सोना उत्पादक करता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन जो है विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादन करता है। अब यदि हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक सोने के भंडार कहां पर हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे अधिक सोने के भंडार हैं। इसी तरह से यदि हम भारत की बात करते हैं कि भारत में कहां पर सर्वाधिक सोना उत्पन्न होता है तो कर्नाटका के अंदर सर्वाधिक सोना उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एसएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है, कर्नाटक के अंदर भारत का सर्वाधिक सोना उत्पन्न होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है क्योंकि हम अपने चैनल पर डेली ही इस तरह के वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिमोनोलॉजी जो है झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। अब यदि हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, टोपोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आकार के अध्ययन को टोपोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार से हाइड्रोलॉजी की बात करें तो जल के अध्ययन को हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। और पोटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो नदी मार्ग को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन को पोटोलॉजी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलॉजी वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप हाइड्रोलॉजी को बिल्कुल याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैम्बे की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, कैम्बे की खाड़ी को हम खंबाती खाड़ी के नाम से भी जानते हैं और यह खाड़ी गुजरात के तट के पास है। तो याद रखिए, कैम्बे की खाड़ी को हम खंबाती खाड़ी कहते हैं और गुजरात के तट के पास ये खाड़ी स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, इसमें पूछ रहा है कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? एंड द राइट आंसर इज जैन धर्म की वृद्धि दर सबसे कम है। अब यदि हम जैन धर्म की वृद्धि दर की बात करते हैं तो जैन धर्म की वृद्धि दर है 0.04%। इसी प्रकार से यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो इनकी वृद्धि दर है 0.07% और सिख धर्म की वृद्धि दर है 1.7% और वहीं पर ईसाई धर्म की वृद्धि दर जो है 2.3%। याद रखिएगा, 2.3% इनकी ग्रोथ रेट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य और जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इन 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, उनके सामने 4 जनजातियां दे रखी हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अब यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर अंध जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार से यदि हम असम की बात करते हैं तो असम के अंदर गारो जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही है।
और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश को देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में रामोसी जनजाति नहीं पाई जाती, तो राजस्थान के अंदर भील, गरासिया, मीणा, डामोर आदि जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये रामोसी जनजाति कहाँ की है? तो रामोसी जनजाति जो है वो महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको 5 स्टेट्स की जनजाति पता चल चुकी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यदि कोई पिंड काला और खुरदरा है तो उस समय वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, क्योंकि काला रंग जो है वो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक रंग होता है। सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषण काला रंग या ब्लैक कलर करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस विद्वान को एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी इज द राइट आंसर। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। देखिए अभी यदि बात करें जॉन मैकार्थी कौन थे, तो ये कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे कंप्यूटर साइंस के। देखिए अब यदि हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है रोबोट बनाने के अंदर, गूगल असिस्टेंट जो हमारा काम करता है उसके अंदर, या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के अंदर, जैसे हमारा हम कुछ बोलते हैं और उस भाषा को कंप्यूटर के द्वारा समझ लिया जाता है। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। स्पेस सेंटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे यूज हैं। आज के समय में बहुत सारे यूज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा गूगल क्रोम। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम कोई सर्च इंजन नहीं है, बल्कि एक ये ब्राउजर है। देखिए अब यदि हम बात करते हैं सर्च इंजन क्या होता है, तो सर्च इंजन जो है एक प्रोग्राम होता है जो कि गूगल के डाटाबेस में से यूजर के क्वेश्चंस को खोजता है। यूजर जो क्वेश्चंस पूछता है उन क्वेश्चंस का सवाल ढूंढता है। और यदि हम बात करते हैं कि ब्राउजर क्या होता है, तो ब्राउजर जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोलने का काम करता है। यहाँ पर गूगल है, याहू है और बिंग है, ये सभी सर्च इंजन है, जबकि यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एक ब्राउजर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोदावरी नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की नदियों में से। अब यदि मैं गोदावरी नदी की बात करता हूं, तो गोदावरी नदी जो है तो ये नासिक के त्रियंबक से निकलती है और वहां से ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यदि इस नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेलियोस्कोप का यूज किया जाता है सूरज को देखने के लिए। देखिए अब यदि हम सूरज की बात करते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड लगाता है, और नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूरज के अंदर ऊष्मा का निर्माण होता है। देखिए यदि मैं नाभिकीय संलयन की बात करूं तो नाभिकीय संलयन के अंदर हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप से समस्थानिक मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, और इसी दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और यही ऊर्जा नाभिकीय संलयन कहलाती है, और यही ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एंड द राइट आंसर इज चींटियों का। चींटियों का अध्ययन किया जाता है मिर्मिकोलॉजी के अंदर। अब यदि मैं बात करता हूँ चींटियों की, तो चींटियां जो है वो फार्मिडी कुल से संबंधित होती है। फार्मिडी कुल से संबंधित होती है, और चींटियों के अंदर फार्मिक एसिड पाया जाता है, और यही फार्मिक एसिड जब चींटियां काटती है तो वो हमारे अंदर छोड़ देती है, जिससे के कारण जलन पैदा होती है। अब वही मैं बात करूं आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ है, और इसके एग्जाम्पल है बिच्छू, मकड़ी, मच्छर, ये सभी आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर ये पाया जाता है। देखिए यदि मैं बात करूं मोलस्कन्स की या मोलस्का वाले जंतुओं की, तो इन्हें ब्लू ब्लड या नीले खून वाले जंतु कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल है जैसे ऑक्टोपस है जो इसी के अंदर आता है, यूनियो है, पाइला है, ठीक है, ये सभी मोलस्का के अंदर आते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी, जिसे बाद में इसने बदलकर कन्नौज कर लिया था। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में था। बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी थी, और साथ ही हर्ष चरित जो कि हर्ष की जीवनी है
वो भी बाणभट्ट ने ही लिखी थी। हर्षवर्धन खुद एक अच्छा साहित्यकार था, इसने भी कई नाटक लिखे हैं जैसे कि नागानंद रत्नावली। हर्षवर्धन ही वह राजा है जिसने कि पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी के तट पर रोका था या उसे हराया था। हैंसोंग भी हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था, जिसे कि तीर्थयात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। हैंसोंग की बात करते हैं। हैंसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था योग शास्त्र का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ की थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि ही चुनाव में खड़ा हो सकता था और धर्म विशेष के लोग ही मतदान कर सकते थे। और इस अधिनियम में मुसलमानों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था। और इस अधिनियम का दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यहाँ पर मार्ले जो है भारत के गवर्नर थे और जबकि मिंटो जो है वो भारत के सचिव थे। इस अधिनियम के बारे में के एम मुंशी ने कहा था कि इस अधिनियम ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। और इसी तरह से गांधी जी ने भी इस अधिनियम के बारे में कहा था कि इस अधिनियम ने हमारा सर्वनाश ही कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कई बार इस अधिनियम के बारे में, और खासकर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या है इस बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। यहाँ पर प्रस्तावना की बात की गई है, तो प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए 5 प्रकार है। पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और 5वीं है उपासना। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है प्रस्तावना के अंदर। इसी प्रकार से हमारी प्रस्तावना में न्याय की बात भी की गई है। न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इन 3 प्रकार के न्याय की बात हमारी प्रस्तावना के अंदर की गई है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जिसमें पूछ रहा है कि विश्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस नाम से विश्व बैंक को जाना जाता है। अब यदि विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए की राजधानी या कैपिटल है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, इससे पूछ रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स की खोज की गई थी न्यूटन के द्वारा, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर या धरती की ओर गिरती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जिसमें कह रहा है कि कोविड-19 या ऐसी किसी अन्य परिस्थिति में सरकार किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन सेवा ले सकती है। यह किस में उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स में या मूल अधिकारों के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। देखिए, हमारा आर्टिकल 23(2) ये कहता है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सरकार अनिवार्य सेवा बिना किसी वेतन के लिए ले सकती है। तो इसका अर्थ यह है कि सरकार हमसे बिना वेतन के काम ले सकती है। अब यदि मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो मूल अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर किया गया है, और हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किन के संदर्भ में किया जाता है, तो विकासशील देशों के संदर्भ में इस शब्द का यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाना किसका कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य है राज्य का कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाना। अब यदि नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से बोरो किया है, आयरलैंड के संविधान से हमने इन्हें लिया है, और भाग 4 के अंदर इनका उल्लेख किया गया है, और हमारे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ देखने को मिलता है, तो कन्याकुमारी तट जो है यहाँ पर हमें अर्धचंद्राकार समुद्र तट देखने को मिलता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जिसमें कह रहा है कि बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो कैरोटीन प्रोटीन के जो है वो बाल बने हुए होते हैं। अब मैं याद दिलाऊं आपको कि गाय के दूध के अंदर जो पीलापन पाया जाता है वो भी कैरोटीन के कारण ही होता है, और कैसीन प्रोटीन भैंस के दूध में पाया जाता है, जिसके कारण भैंस का दूध ज्यादा सफेद और ज्यादा गाढ़ा होता है गाय के मुकाबले। तो कैसीन प्रोटीन के कारण ही भैंस का दूध
सफेद और गाढ़ा होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 21 नवंबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन दो दिवस मनाए जाते हैं, विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व दूरदर्शन दिवस। ये दोनों 21 नवंबर को मनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति लेना आवश्यक है पंचवर्षीय योजना शुरू करने के लिए। अब यदि राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखा होगा। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।